मैं अंजू वर्मा आप सभी का इस क्लास में वेलकम करती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत ही एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने इतिहास को अगर नहीं जानेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को भी नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय जो इंग्लिश कहाँ से विकसित हुआ है, इसको हम जानने के लिए अपने हिस्ट्री इंग्लिश के इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो है ईयर नेम और आथर्स वर्क और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको लर्न करना है, यही मेन है, इसको लर्न करना है। और इसके अंतर्गत इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि है डार्क एज। डार्क एज के बाद हमारा आता है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेक्सन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है रेनेसा। रेनेसा को ही अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। रेनेसा के 4 पार्ट हैं। उसके बाद आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड, इसके भी 3 पार्ट हैं। दी रोमांटिक पीरियड है, दी विक्टोरियन पीरियड है। विक्टोरियन पीरियड के भी 2 पार्ट हैं। मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न पीरियड के भी हमारे 2 पार्ट हैं। उसके बाद से आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इन सबको पढ़ना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सबको मैं पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या हमको लर्न करना है जिससे कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन फंसे। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है ईयर नेम। हमें किसी भी जो पीरियड है उसका ईयर कब से कब तक है उसके बारे में हमको याद रखना है। उसके बाद से आथर्स वर्क, जो आथर्स हैं हमारे उनके क्या वर्क हैं उसको हमको लर्न करना है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगी जो उसको लर्न करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है डार्क एज, इसके बारे में। जैसे कि आप लोगों ने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, तो इतिहास को पढ़ा होगा तो उसमें जो पहले की पुरानी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय, कुछ उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था। और उस समय क्या लिखा गया था, कोई बुक लिखा गया था कि नहीं, कुछ भी पता नहीं होता था। उसी तरीके से हमारा जो अप टू 450 के पहले जो भी इंग्लिश में लिखा गया, क्या हुआ, क्या चीज़ घटनाएं हुई, इसके बारे में कुछ नहीं पता था हम लोगों को। तो इसलिए जो 450 की पहले का जो समय था उसको हम डार्क एज कहते हैं। उसके विषय में हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद 450 से लेकर 1066 तक के समय को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद से 1066 के से लेकर 1500 तक के समय को हम मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं, या मिडिल इंग्लिश कहिए या एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी इसे कहते हैं। 1500 से लेकर 1600 तक का जो समय था उसे दी रेनेसा पीरियड या अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। अब जो हमारा रेनेसा था उसे 4 भागों में बांटा गया, अर्थात 4 कालों में बांटा गया। पहला जो समय था वह 1558 से लेकर 1603 तक के जो पीरियड था, जो समय था, उस समय को हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। उसके बाद से 1603 से लेकर 1625 तक के एज को हम जैकोबियन एज कहते हैं। उसके बाद जो 1625 से लेकर 1649 तक के पीरियड को हम कैरोलाइन एज कहते हैं। उसके बाद से 1649 से लेकर 1660 तक के समय को हम कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन पीरियड कहते हैं। एलिजाबेथन एज में क्वीन जो एलिजा थी वो इस समय यहाँ शासन करती थी, अर्थात उनका टाइम था। जैसे इतिहास में जो अकबर का शासन आया, फिर उससे पहले हम जाए तो मौर्यकालीन शासन था, उसके बाद गुप्तों का शासन आया, ऐसे ही था। इसी तरह से इस समय एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजा थी।
उसके बाद जैकोबियन एज में किंग जेम्स थे। कैरोलाइन एज में चार्ल्स किंग शासन करते थे, इनका टाइम था। कॉमनवेल्थ पीरियड में जैसे क्या होता था, इस समय तो ये राजा जो थे सब ये अपना शासन करते थे, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, कॉमनवेल्थ समय में लोग पढ़ने लगे सब कुछ, तो सोचने लगे कि ये जो राजाएं हैं ये शासन करते आ रहे हैं, हमें कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। तो इस समय क्या हो गया कि ये लोग विरोध करने लगे कि हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो क्यों नहीं हमारा शासन हो। तो इस समय थोड़ा सा जो कॉमन लोग थे वे लोग भी आगे आने लगे अपना वो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे मूवमेंट भी हुए, इसके पहले भी हुए। तो आइए इसके बाद आगे हम सब और भी जो पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि अप टू 450 तक के जो पहले का जो समय था उसे हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। जो 450 है वहाँ से लेकर 1066 तक के समय को हम ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शन पीरियड कहते हैं। उसके बाद से 1666 से लेकर 1666 से लेकर 1500 तक का जो पीरियड था उसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और सॉरी बोलने में थोड़ी सी हो गई। जो 1066 से लेकर 1500 तक का जो टाइम था उसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। मिडिल इंग्लिश को ही हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। अब जो 1500 था, 1500 से लेकर 1600 तक का जो टाइम था उसे रेनेसा के नाम से जानते हैं। रेनेसा को हम 4 भागों में बांटे हैं, 4 कालों में बांटे हैं। पहला काल है एलिजाबेथन एज, दूसरा है जैकोबियन एज, तीसरा है कैरोलाइन एज, चौथा है कॉमनवेल्थ पीरियड या उसी को प्यूरिटन पीरियड भी कहते हैं। एलिजाबेथन का जो टाइम था वह 1598 से लेकर 1603 का है। 1603 से 1625 तक के एज को हम जैकोबियन एज कहते हैं। 1625 से 1649 तक के पीरियड को हम कैरोलाइन एज कहते हैं। 1649 से लेकर 1660 तक के पीरियड को हम कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन पीरियड कहते हैं। एलिजाबेथन समय में क्वीन एलिजाबेथ थी। जैकोबियन एज में किंग जेम्स थे। कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स का शासन था। कॉमनवेल्थ पीरियड में कॉमन लोग अपना अस्तित्व, अपना रूल करने के लिए अपना आंदोलन करने लगे, मूवमेंट लाए। इस तरह से आगे की भी जो पीरियड हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेनेसा के बाद से हमारा जो आता है न्यू क्लासिकल पीरियड। इसके जो 3 पार्ट हैं, कब से कब तक न्यू क्लासिकल पीरियड है, तो 1660 से लेकर 1798 तक का जो समय था उसे हम न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड को हम 3 भागों में बांटे हैं या 3 कालों में बांटा गया है। 1660 से लेकर 1700 तक का जो समय था उसको हम दी रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं। कब से कब तक? 1660 से लेकर 1700 तक का जो समय था उसे हम दी रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1700 से लेकर 1745 तक का जो समय था उसे दी अगस्टन एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। या 1700 से लेकर 1745 तक का जो समय था उसे दी अगस्टन एज या अलेक्जेंडर पोप एज कहते हैं। उसके बाद 1745 से लेकर 1798 तक का जो पीरियड था उसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड या डॉक्टर जॉनसन एज था। क्यों इस एज को डॉक्टर जॉनसन एज कहते हैं? क्योंकि जो हमारे डॉक्टर जॉनसन थे, जो उसमें राइटर थे, बहुत ही फेमस थे, इसलिए इनके नाम पे इनका इस समय को हम डॉक्टर जॉनसन एज कहते हैं। इसी तरह से जो रेस्टोरेशन एज था उस समय जो हमारे राइटर थे ड्राइडन, वो बहुत ही फेमस थे, इसलिए इन लोगों के जो राइटर थे उस समय इसीलिए उन लोगों के नाम पे उस पीरियड को
वही नाम दे दिया जाता था। एज ऑफ ऑगस्टन में जो उस समय हमारे पोप थे, अलेक्जेंडर पोप, उस समय फेमस थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ पोप या अलेक्जेंडर पोप एज भी कहते हैं। इसको पढ़ने से एक ये भी फायदा है कि अगर हमसे पूछे कि कौन से राइटर किस पीरियड में बिलोंग करते थे तो हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि हमारे शेक्सपियर किस पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564 में हुआ था। तो 1564 में हमारा कौन सा वो था? तो हमें 1564 में जो हम रेनेसा था उस समय पैदा हुए थे। तो 1558 से लेकर 1603 तक का जो एज था एलिजाबेथन पीरियड, तो उसमें उनका वो जा रहा है, डेट मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि एलिजाबेथन एज के थे, या रेनेसा भी कह सकते हैं क्योंकि उसका मेन जो टॉपिक था रेनेसा का ही वो पार्ट है। तो हम रेनेसा एज में भी बिलोंग करते थे, शेक्सपियर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड में बिलोंग करते थे। इस तरह से ये हो गया सब। फिर हम दी रोमांटिक पीरियड 1798 से लेकर 1837 तक का जो समय था उसे दी रोमांटिक पीरियड कहते हैं। अब रोमांटिक पीरियड का मतलब ये नहीं कि इस समय जो आप समझे कि रोमांस वाली कोई बात है, ऐसा नहीं। इसमें था कि रोमांस विथ नेचर, प्रकृति से इस समय प्रेम होता था, क्योंकि जो इसके पहले के जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी थी, इस समय लोग जो थे नई खोज होने लगी थी, पेड़ पौधों को काटकर हर नया चीज़ें सब बनाया जा रहा था हर जगह। तो हमारा जो इन्वायरमेंट था वो पॉल्यूशन उसमें फैलता जा रहा था। इसलिए जो हमारे इस समय के रोमांटिक पीरियड में जो रोमांस विथ नेचर बोला गया था कि प्रकृति से प्रेम किया जाए, प्रकृति की रक्षा की जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बना रहे। तो इस समय नेचर पे ज़्यादा फोकस किया गया, नेचर पे। जैसे हमारे वुड्सवर्थ हैं, इनको हम नेचर पोएट भी कहते हैं। तो उसके बाद से जो हमारा टाइम था 1837 से लेकर 1901, 1837 से लेकर 1901 तक का जो हमारा टाइम था, उस टाइम को हम दी विक्टोरियन पीरियड कहते हैं। इस समय क्वीन विक्टोरिया जो थी उनका शासन था, इसलिए उनके नाम पर विक्टोरियन पीरियड इसका नाम रखा गया। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, दो कालों में बांटा है। 1848 से लेकर 1860 तक का जो हमारा समय था उसे दी प्री रेफेलिटीज एज कहते हैं, प्री रेफेलिटीज है। और 1860 तक 1880 से लेकर 1901 तक का जो समय था उसे हम एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में बांटे हैं। जो हमारा प्री रेफेलिटीज है, ये 7 लोगों का एक ग्रुप था। तो हम इसके बारे में डिटेल जब पूरा डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे, ये तो केवल मैं इसका डिवीज़न बता रही हूँ। और एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस भी इसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद से जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसका मैं बता दे रही हूँ, पोस्ट मॉडर्न। उसके बाद से डार्क एज के बारे में, उसके बाद से ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या हुआ, उसके कौन कौन से बुक लिखे गए, कौन कौन से राइटर थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विक्टोरियन पीरियड के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद से आता है हमारा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कब से कब तक है? तो 1901 से लेकर 1945, 1901 से लेकर 1945 तक के जो समय था हमारा किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न पीरियड। 1901 से लेकर 1945 तक का जो समय था उसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। मॉडर्न पीरियड को हम कितने भागों में बांटे हैं, कितने समय में बांटे हैं? तो 2। तो पहला है द एडवर्डियन पीरियड। पहला है एडवर्डियन पीरियड। कब से कब तक? 1901 से लेकर 1914 तक का जो हमारा टाइम था उसे हम एडवर्डियन पीरियड कहते हैं। 1914 से लेकर 1936, 1914 से लेकर 1936 तक का जो हमारा समय था उसे हम
गार्जियन या जॉर्जियन, दोनों आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अपना हमको कैसे याद रहेगा इस पे डिपेंड करता है। तो जी जॉर्जियन पीरियड के नाम से जानते हैं। किससे कब तक 1914 से लेकर 1936 तक का जो हमारा टाइम था उसे हम जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। उसके बाद से हमारा आता है 1945 से लेकर अब तक का जो टाइम है उसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं या आधुनिक काल कहते हैं। कब से? 1945 से लेकर अब तक का जो हमारा समय है उसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियड का टाइम कब से कब तक है, तो हम जानते रहेंगे तो बता देंगे। अभी एग्ज़ाम हुआ है जो जनवरी 18 जनवरी का जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कम से कम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से 8 क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लिया जाए तो कम से कम हमारा 5-6 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। इसलिए अब हम इसके विषय में डिटेल डिस्कस करेंगे। ये तो केवल हम टाइम और उस टाइम को कब से कब तक क्या नाम दिया गया है इसके बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम बताएंगे कि ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री वो सब इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में है। तो जैसे हमारे वहाँ अबोर जनजाति है, बहुत सारे जनजातियाँ हैं जो रहती हैं, उसी तरीके से इंग्लैंड में ये सब एक प्रकार के जनजाति थे। सेल्ट थे, एंजल्स थे, सैक्सन से जूट थे, ये सब रहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजल्स और सैक्सन रहते थे। तो इन दोनों के नाम के आधार पर जो हमारा फर्स्ट पीरियड था ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसका नाम रखा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। किसके आधार पर? एंग्लो और जो सैक्सन जो जनजाति थे इनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इनके नाम पे इस पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश कहा गया। 450 से पहले का जो टाइम था उसके विषय में कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, कुछ लिखा नहीं मिलता है, कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए हम उसे डार्क एज कहते हैं। तो उसके बाद हमारा ओल्ड इंग्लिश आया, इसमें कुछ लिखा मिला, कुछ साक्ष्य मिला, तो इसे हम ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। इसमें एक जो बुक लिखी जाती थी उस बुक को हम कहते थे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। ये ऑर्गेनाइज किया गया था किंग अल्फ्रेड के द्वारा। तो ये एंग्लो सैक्सन जो क्रॉनिकल्स था अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के कलेक्शन था। इस एक कलेक्शन था, मतलब बहुत कुछ लिखा गया था, उसी के कलेक्शन को हम नाम दे दिए एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो किंग अल्फ्रेड ने। एक सेंट थे, मतलब जो भी से कहिए, एक व्यक्ति थे वेनरेबल बीड या बीड दी वेनरेबल या सेंट बीड, ये थे जिन्हें हम कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये पहले व्यक्ति उस टाइम के थे, इन्हें हम कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल। ये पहला बुक था जिसके द्वारा हम इस समय क्या किया हुआ इसको हम जान पाते हैं। किस लैंग्वेज में इसे लिखा गया था? तो हम कहेंगे लैटिन लैंग्वेज। एक जो पहले इंग्लिश लिखा जाता था वो लैटिन में होता था, ग्रीक में होता था। धीरे धीरे आगे चलकर इस समय इस इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं। तो हम जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो इंग्लैंड का ही इंग्लिश है। तो इस बुक को किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो लैटिन लैंग्वेज में। किसने लिखा? तो सेंट बीड ने। किसने लिखा? सेंट बीड को ही हम वेनरेबल बीड या बीड दी वेनरेबल कहते हैं। इस बुक को इंग्लिश में क्वेश्चन बना के पूछता है कि द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसे कहते हैं? तो इनका नाम दे देगा सेंट बीड हो जाएंगे, या इनके बुक का नाम दे देगा द
इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल को किसने लिखा, तो हम कहेंगे सेंट बीड ने। कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो लैटिन में लिखा गया है। तो इसके अभी और भी हैं, एक हमारे बियोवुल्फ हैं, उनके विषय में हम बताते हैं। किंग अल्फ्रेड के बाद हमारे एक और पोएट थे जिनका नाम है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी जो इसके हीरो थे वो भी बियोवुल्फ थे, जो पोएट थे वो भी बियोवुल्फ थे। और जो बियोवुल्फ हमारा बुक है वो इपिक पोयम है। कैसा पोयम है? इपिक पोयम है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है। लॉन्ग एंड नरेटिव पोयम भी इसे कहते हैं। एक कब पूछा जाता है कि एक कब से कब तक लिखा गया, तो बिटवीन 975 से लेकर 1025 तक का जो हमारा समय था, इस बीच में इस बियोवुल्फ को लिखा गया था। इसमें लाइन कितनी है, तो 3182 इसमें लाइन्स हैं। और इसकी लाइन्स किस तरह लिखी गई है, किस में लिखी गई है, तो हम कहेंगे एलिट्रेटिव लाइन्स है। इसकी लाइन्स कैसी है? एलिट्रेटिव लाइन्स है। क्वेश्चन इस पे बनाता है कि बियोवुल्फ का हीरो कौन है, तो हम कहेंगे बियोवुल्फ है। बियोवुल्फ का पोएट कौन है, तो बियोवुल्फ ही है। बियोवुल्फ क्या है, तो एक इपिक पोयम है। इसमें कितनी लाइन है, तो 3182 इसमें लाइन्स है। यह एक लॉन्ग नरेटिव पोयम भी है। इसकी लाइन्स कैसी हैं, तो कहेंगे एलिट्रेटिव लाइन्स है इसमें। एक और पोएट थे कैडमन थे। इनके बुक का नाम था कैडमन्स हाइम। इनके पोयम का क्या नाम था? कैडमन्स हाइम। जो इस टाइम के, इस पीरियड के मेजर पोएट थे वो हमारे थे कैडमन्स, सीनेवुल्फ, साइनवुल्फ या सीनेवुल्फ, किंग अल्फ्रेड। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बियोवुल्फ किस पीरियड में लिखा गया था, तो हम कहेंगे ओल्ड पीरियड या ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिखा गया था। बियोवुल्फ के हीरो कौन थे, तो बियोवुल्फ ही थे। बियोवुल्फ के पोएट कौन थे, तो बियोवुल्फ ही थे। इसमें लाइन कितनी है, तो 3182 लाइन्स हैं। इसकी लाइन्स कैसी हैं, तो एलिट्रेटिव लाइन्स हैं। कब से कब तक इसको लिखा गया था, तो 975 से लेकर 1025 तक का जो हमारा समय था, इसी के बीच में ये लिखा गया था। दूसरे जो थे कैडमन थे। कैडमन का पोएम का नाम क्या था? कैडमन्स हाइम। और जो इस टाइम के मेजर पोएट थे वो थे कैडमन्स, सीनेवुल्फ, किंग अल्फ्रेड। तो इस तरह से हम इंग्लिश हिस्ट्री का जो एक टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश, इसको हम आज कंप्लीट किए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी मिडिल इंग्लिश, और टाइम मिलेगा तो दी रेनेसा जो हमारा पीरियड है उसको भी मैं कंप्लीट करूंगी। इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इस क्लास को यह क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी सी क्लास लेकर आऊँ, अच्छा से अच्छा मेहनत करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।